नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने के तरीके के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं उन्हें हमेशा के लिए बदल दे। हम सब खुद को तर्कसंगत मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लगता तो यही है। पर क्या वाकई ऐसा है? यही तो सवाल है। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानमन की एक जबरदस्त प्रभावशाली किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसके कुछ सबसे जरूरी आइडियाज की गहराई में उतरेंगे। और ये किताब मतलब सिर्फ एक साइकोलॉजी के टेक्स्ट बुक नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत ही दिलचस्प खुलासा करती है। अच्छा, तो हमारा मिशन क्या है आज? क्या समझने की कोशिश करेंगे हम? देखिए, हम ये समझेंगे कि हमारे दिमाग में फैसले होते कैसे हैं, और ये कैसे होता है कि हम अक्सर अनजाने में ही सही पर लगातार कुछ खास तरह की गलतियां करते हैं। गलतियां जैसे? जिन्हें पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या हम अपने सोचने के इन तरीकों को, इन पैटर्न को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं? ये तो वाकई आंखें खोलने वाला सफर हो सकता है। ये समझना कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग, हमारी सोच हमें कभी कभी गुमराह कर सकती है। हाँ, थोड़ा असहज भी लग सकता है पर जरूरी बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो किताब की जो बुनियाद है वो इस विचार पर है कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग, कह सकते हैं, किरदार हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ये। हाँ, सुनने में सिंपल है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तेज है, अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक। अच्छा। सहज ज्ञानी है, इंट्यूटिव, और अक्सर इमोशन से चलता है। ये बिना किसी खास कोशिश के बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने एकदम से कुछ आ जाए तो आप तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, सोचना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। या किसी का चेहरा देखकर पहचान लेना, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये सिस्टम 1 है। ओके, और सिस्टम 2? ये वो वाला हिस्सा है जिसके बारे में हम सोचते हैं जब हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सिस्टम 2 धीमा है, उसे सोचना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, तर्क पर आधारित है, और उसे चलाने के लिए दिमागी ताकत और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। ये तब काम आता है जब हम कोई, मान लीजिए, मुश्किल मैथ्स का सवाल हल कर रहे हैं। हाँ। या दो वॉशिंग मशीन के फीचर्स कंपेयर कर रहे हैं, या कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। समझ गया, पर इसमें एक पेंच है शायद। किताब कहती है कि सिस्टम 2 थोड़ा आलसी है। हाँ, यही बात है। सिस्टम 2 को मेहनत लगती है, और सच कहें तो वो थोड़ा आलसी है, डिफॉल्ट मोड में नहीं रहना चाहता। तो फिर ज्यादातर समय कौन काम कर रहा होता है? सिस्टम 1? एग्जैक्टली। ज्यादातर समय सिस्टम 1 ही शो चला रहा होता है। वो लगातार सिस्टम 2 को सुझाव भेजता रहता है, देखो ये विचार है, ये फीलिंग आ रही है, ये इंप्रेशन है। अच्छा। और क्योंकि सिस्टम 2 को मेहनत नहीं करनी, वो अक्सर बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उन सुझावों को मान लेता है। तो क्या यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिस्टम 1 तेज है, एफिशिएंट है, वो दुनिया को फटाफट समझने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट? हाँ, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये शॉर्टकट अक्सर बहुत काम आते हैं, हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी एक कीमत होती है। ये शॉर्टकट हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से गलतियां करने पर भी मजबूर करते हैं, और इन्हीं गलतियों को बायसेस कहा जाता है। ओह, तो ये सिस्टम 1 की तेजी और सिस्टम 2 का आलसपन, ये मिलकर हमें भटका सकते हैं। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जहां गलतियां होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ आम ह्यूरिस्टिक्स और बायस की बात करते हैं। एक बहुत कॉमन है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक या अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये क्या भला है? इसका सीधा सा फंडा है। हम किसी घटना के होने की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आता है। अच्छा, जो याद आ जाए आसानी से। हाँ, जो चीजें हाल में हुई हों, या बहुत ड्रामेटिक हों, या टीवी पर बार बार देखी हों, वो हमें ज्यादा संभावित लगती हैं, चाहे असलियत में आंकड़े कुछ और ही क्यों ना कहते हों। जैसे किताब में वो उदाहरण है, अंग्रेजी भाषा में के अक्षर से शुरू होने वाले शब्द ज्यादा हैं या वो शब्द जिनमें के तीसरा अक्षर है। हाँ, और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं के से शुरू होने वाले शब्द ज्यादा हैं क्योंकि वो याद करना आसान है। काइट, किंग, किचन। बिल्कुल। जबकि सच ये है कि के तीसरे स्थान पर कई ज्यादा शब्दों में आता है, जैसे आस्क, बेक, लाइक, पर वो आसानी से दिमाग में नहीं आते। तो ये उपलब्धता का सीधा असर है।
जो आसानी से याद आया वही ज्यादा सच लगा। एकदम। और इसका असर देखिए मीडिया कवरेज में साफ दिखता है। जैसे प्लेन क्रैश की खबरें हाँ, वो बहुत दिखाई जाती हैं। बहुत ड्रामेटिक होती हैं, तो हमें लगता है हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, बिल्कुल। जबकि कार एक्सीडेंट कहीं ज्यादा होते हैं। हाँ, पर वो उतनी सेंसेशनल नहीं होते। बिल्कुल, वो आसानी से याद नहीं आते। तो हमारी याददाश्त की आसानी हमारे रिस्क के अंदाजे को मतलब बायस कर देती है, और इसका असर पब्लिक पॉलिसी से लेकर हमारे अपने डरों तक सब पर पड़ता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प शॉर्टकट है प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक या रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हाँ, ये कैसे काम करता है? इसमें हम किसी व्यक्ति या चीज की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि वो किसी खास हमारे मन में बने हुए प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप से कितना मिलता जुलता है। मतलब हम समानता देखते हैं। हाँ, हम समानता के आधार पर फैसला करते हैं, आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज करके। जैसे वो स्टीव वाला उदाहरण किताब में, एक शर्मीला, मददगार, चीजों को तरतीब से रखने वाला व्यक्ति। तो सवाल था कि वो लाइब्रेरियन होने की संभावना ज्यादा रखता है या किसान। और लोगों ने क्या सोचा? ज्यादातर ने सोचा लाइब्रेरियन, क्योंकि ये गुण लाइब्रेरियन के स्टीरियोटाइप से मिलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सोचते हुए हम एक बहुत बेसिक फैक्ट को भूल जाते हैं। क्या? कि दुनिया में या अमेरिका में जहां ये स्टडी हुई, किसानों की कुल संख्या लाइब्रेरियन की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। शायद 20 गुना ज्यादा। ओह। इस बेसिक जानकारी को, जिसे बेस रेट कहते हैं, हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। यहाँ सिस्टम 1 की समानता खोजने की जो आदत है, वो सिस्टम 2 के लॉजिक पर हावी हो जाती है। हम कहानी पर ध्यान देते हैं, आंकड़ों पर नहीं। कमाल है। और वो लिंडा वाली प्रॉब्लम भी तो इसी से जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। लिंडा, जिसका वर्णन किया गया है कि वो बहुत मुखर है, सामाजिक न्याय के मुद्दों में दिलचस्पी लेती है, कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ी थी वगैरह। अब सवाल है, क्या ये ज्यादा संभव है कि लिंडा सिर्फ एक बैंक टेलर है, या कि वो एक फेमिनिस्ट बैंक टेलर है? और लोग क्या चुनते हैं? और कमाल की बात है कि ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, फेमिनिस्ट बैंक टेलर। लेकिन ये तो लॉजिकली गलत है। बिल्कुल गलत, क्योंकि फेमिनिस्ट बैंक टेलर का जो ग्रुप है, वो तो सभी बैंक टेलरों के ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा ही हो सकता है ना। एक सबसेट अपने सेट से बड़ा कैसे हो सकता है? सही बात है। लेकिन लिंडा का जो डिस्क्रिप्शन है, वो फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप से इतना ज्यादा मिलता है कि कहानी की विश्वसनीयता, मतलब प्लॉजिबिलिटी, गणितीय संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर भारी पड़ जाती है। फिर वही बात, सिस्टम 1 एक अच्छी मिलती जुलती कहानी चाहता है, लॉजिक चाहे जो भी कहे। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं एंकरिंग प्रभाव या एंकरिंग इफेक्ट की। ये वाला तो मुझे हमेशा बहुत मजेदार लगता है। हाँ, ये भी बहुत शक्तिशाली है। कैसे? कोई बिल्कुल शुरुआती, यहाँ तक कि रैंडम जानकारी भी हमारे बाद के अनुमानों को जकड़ लेती है ना? सही कहा आपने। किताब में वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला एक्सपेरिमेंट बताया है। लोगों से पहले एक पहिया घुमाने को कहा गया, जिस पर 0 से 100 तक नंबर थे। लेकिन ट्रिक ये थी कि पहिया या तो 10 पर रुकता था या 65 पर। अच्छा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत इस नंबर 10 या 65 से ज्यादा है या कम, और फिर उनसे असल प्रतिशत का अनुमान लगाने को कहा गया। और नतीजा क्या निकला? ये नंबर तो बिल्कुल रैंडम था। बिल्कुल रैंडम। उसका अफ्रीकी देशों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिन लोगों का पहिया 10 पर रुका था, उनका औसत अनुमान था लगभग 25%। अच्छा। और जिन लोगों का पहिया 65 पर रुका था, उनका औसत अनुमान था 45%। इतना बड़ा फर्क सिर्फ उस रैंडम नंबर की वजह से? हाँ, वो शुरुआती नंबर चाहे कितना भी बेमतलब का क्यों ना हो, लोगों के दिमाग में एक एंकर की तरह काम कर गया। उसने एक शुरुआती बिंदु दे दिया और लोग अपने अंतिम अनुमान को उसी के आसपास रखने लगे। और ये सिर्फ लैब में नहीं होता होगा, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में भी होता होगा। हर जगह मोल भाव करते समय देख लीजिए। हाँ, पहली कीमत जो बताई जाती है वही एंकर बन जाती है। सैलरी नेगोशिएट करते समय या जब कोई दान मांगता है, तो पहले एक बड़ी रकम बताकर एंकर डालता है। सही कहा। वो पहली संख्या एक मानसिक लंगर बन जाती है, जिसके आसपास हमारी सोच घूमती रहती है। हम उससे थोड़ा हटते जरूर हैं, पर अक्सर उतना नहीं हट पाते जितना हटना चाहिए। बिल्कुल। इसके पीछे मतलब 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक तो सिस्टम 2 का एडजस्टमेंट। हम एंकर से थोड़ा दूर हटते हैं, पर क्योंकि ये मेहनत का काम है, हम जल्दी रुक जाते हैं। दूसरा, सिस्टम 1 का प्राइमिंग इफेक्ट। वो नंबर दिमाग में उससे मिलते जुलते विचार एक्टिवेट कर देता है। दोनों ही केस में नतीजा ये होता है कि एक बेमतलब की जानकारी
हमारे फैसले को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। तो ये सारे शॉर्टकट में ह्यूरिस्टिक्स हमें सिर्फ गलतियां ही नहीं करवाते, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट भी बना देते हैं। किताब में समझ का भ्रम या इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात भी है। हाँ, ये एक और बड़ा मुद्दा है, खासकर जब हम अतीत को देखते हैं। अच्छा, कैसे? पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ इतना साफ, इतना लॉजिकल और इतना जरूरी लगता है। इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो होना ही था। हाँ, ये तो होता है। जैसे कोई बड़ी घटना हो जाए तो बाद में सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। गूगल या फेसबुक की सफलता की कहानी सोचिए। आज हमें लगता है कि उनकी सफलता तो पक्की थी, उनके फाउंडर्स कितने जीनियस थे, उनके फैसले कितने सही थे। लेकिन हम उन अनगिनत छोटी बड़ी भाग्यशाली घटनाओं, संयोगों, मार्केट की टाइमिंग, उन सब चीजों को बहुत कम आंकते हैं जिन्होंने उनकी सफलता में बड़ा रोल निभाया। अच्छा। कहानी इतनी अच्छी लगती है, इतनी कोहेरेंट लगती है कि हम भूल जाते हैं कि हजारों दूसरी कंपनियां थीं जिनके पास शायद उतने ही अच्छे आइडिया थे, पर वो सफल नहीं हुई। सिस्टम वन एक अच्छी सीधी कहानी पसंद करता है और सफलता की कहानियों में भाग्य की भूमिका उसे पसंद नहीं। तो इससे हमें लगता है कि दुनिया हमारी समझ में ज्यादा है और ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जितनी वो असल में है नहीं। एग्जैक्टली। ये समझ का भ्रम पैदा करता है और इसी से जुड़ा है वैधता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। ये क्या है? ये तब होता है जब हमें अपने सहज ज्ञान, अपनी गट फीलिंग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है, भले ही उसका कोई ठोस आधार न हो। जैसे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स या पॉलिटिकल पंडित। उन्हें अक्सर पूरा यकीन होता है कि वो मार्केट की अगली चाल या चुनाव का नतीजा बता सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। हाँ, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन दशकों की रिसर्च क्या दिखाती है कि उनका प्रदर्शन अक्सर रैंडम चांस से बेहतर नहीं होता। मतलब सिक्का उछालने जैसा पैटर्न देख रहे हैं, जबकि वहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। सिस्टम वन पैटर्न खोजने में माहिर है, चाहे वो असली हो या नकली। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी गट फीलिंग पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सच में एक्सपर्ट होते हैं उनका क्या? जैसे कोई बहुत अनुभवी शतरंज का खिलाड़ी या कोई बहुत काबिल डॉक्टर, उनका इंट्यूशन तो अक्सर सही होता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। अच्छा। देखिए, हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने इस पर काफी काम किया, उनका कहना है कि एक्सपर्ट इंट्यूशन असल में पहचान से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब इंट्यूशन इज रिकग्निशन। पहचान? किस चीज की पहचान? पैटर्न की पहचान। सच्चा और भरोसेमंद एक्सपर्ट इंट्यूशन केवल तब डेवलप होता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त है कि जिस फील्ड में इंट्यूशन काम कर रहा है वो माहौल रेगुलर और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। उसमें कुछ नियम होने चाहिए, कुछ पैटर्न्स होने चाहिए जिन्हें सीखा जा सके, जैसे शतरंज के नियम या शरीर में बीमारी के लक्षण। ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि उस एक्सपर्ट को उन नियमों या पैटर्न को सीखने के लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस और फीडबैक का मौका मिला हो। हजारों घंटों की प्रैक्टिस। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि एक अनुभवी फायर फाइटर का इंट्यूशन कि कोई बिल्डिंग गिरने वाली है, हाँ, या एक डॉक्टर का किसी बीमारी को देखकर तुरंत पहचान लेना, वो भरोसेमंद हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने काम में बार बार पैटर्न देखे हैं और उन्हें पहचानना सीख लिया है। बिल्कुल सही। उन्होंने उस माहौल की रेगुलरिटी को पहचान लिया है। लेकिन स्टॉक पिकर या लंबी अवधि के पॉलिटिकल फोरकास्टर, उनका क्या? उनका माहौल सोचिए। स्टॉक मार्केट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये कितना रेगुलर और प्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। एग्जैक्टली। यहाँ पैटर्न बहुत कमजोर होते हैं और लक का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उन्हें जो इंट्यूशन महसूस होता है वो अक्सर वैधता का भ्रम ही होता है। आत्मविश्वास तो उनमें कूट-कूट कर भरा हो सकता है, पर उनके अनुमानों की एक्यूरेसी पर सवालिया निशान रहता है। यहाँ सिस्टम वन उन पैटर्न को देख रहा होता है जहां शायद वो है ही नहीं। ये फर्क समझना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए अब किताब के एक और बड़े हिस्से पर आते हैं, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। ये बताती है कि हम असल में फायदे और नुकसान, मतलब लाभ और हानि का मूल्यांकन कैसे करते हैं। और ये पारंपरिक अर्थशास्त्र के विचारों से काफी अलग है ना? हाँ, ये कानामान और उनके साथी अमोस टवर्स्की की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है और इसी के लिए कानामान को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, पारंपरिक इकोनॉमिक्स का मॉडल मानता था कि लोग अपनी कुल संपत्ति, मतलब वेल्थ, के फाइनल लेवल के आधार पर लॉजिकल फैसले लेते हैं। अच्छा। लेकिन
प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि हम ऐसा नहीं करते। हम फाइनल वेल्थ को नहीं देखते, हम एक रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले देखते हैं जो आम तौर पर हमारी मौजूदा स्थिति होती है, हमारा स्टेटस को। मतलब हम बदलाव देखते हैं, लाभ या हानि। बिल्कुल, हमारा ध्यान बदलावों पर होता है। क्या हमें कुछ मिल रहा है, गेन, या हमारा कुछ जा रहा है, लॉस। कुल कितना है, इस पर नहीं। और इस थ्योरी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हानि से बचाव या लॉस अवर्जन। ये क्या चीज है और इतनी जरूरी क्यों है? ये शायद प्रोस्पेक्ट थ्योरी की सबसे पावरफुल और असरदार खोज है। सीधी सी बात है, नुकसान का मनोवैज्ञानिक दर्द बराबर मात्रा के फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। मतलब दुख ज्यादा होता है खुशी से? हाँ, काफी ज्यादा। स्टडीज बताती हैं कि नुकसान का असर फायदे की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। मतलब 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। ओह, और इसी वजह से हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। वो एंडोमेंट इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, वो कॉफी मग वाला एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ। जिन लोगों को मग दिया गया था वो उसे बेचने के लिए लगभग 2 गुनी कीमत मांग रहे थे उन लोगों से जो उसे खरीदने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि मग देना एक नुकसान जैसा महसूस होता है और हम नुकसान से बचना चाहते हैं। अच्छा। यही लॉस अवर्जन हमें स्टेटस को बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। कोई भी बदलाव करने में नुकसान का डर संभावित फायदे की उम्मीद पर हावी हो जाता है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते जहां नुकसान की संभावना हो। तो हम लाभ के मामले में रिस्क से बचते हैं और नुकसान के मामले में रिस्क लेते हैं। हाँ, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी के एस आकार के वैल्यू फंक्शन से पता चलता है। लाभ के क्षेत्र में हम निश्चित फायदा पसंद करते हैं, रिस्क एवर्शन। लेकिन नुकसान के क्षेत्र में हम निश्चित नुकसान से बचने के लिए बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं, रिस्क सीकिंग। और क्या ये थ्योरी छोटी संभावनाओं के बारे में भी कुछ बताती है? हाँ, ये भी इसका एक जरूरी हिस्सा है। हम बहुत कम संभावना वाली घटनाओं को, जैसे लॉटरी जीतना या किसी खतरनाक बीमारी का शिकार होना, उनके असल में होने की संभावना से कहीं ज्यादा वजन देते हैं अपने फैसलों में। ओह, मतलब हम रेयर चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, और इसके उलट जो चीजें लगभग पक्की हैं, बहुत ज्यादा संभावना वाली हैं, उन्हें हम उनकी निश्चितता से थोड़ा कम आंकते हैं। ये पैटर्न फायदे और नुकसान दोनों क्षेत्रों में दिखता है और हमारे कई रिस्की व्यवहारों को समझाता है। ये सब तो बहुत गहराई से हमारे फैसलों को हिला देता है। और इसी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात है, कैसे किसी प्रॉब्लम या चॉइस को सिर्फ पेश करने का तरीका, उसकी फ्रेमिंग हमारे निर्णय को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, फ्रेमिंग इफेक्ट्स। ये तो कमाल है कि सिर्फ शब्दों का खेल कैसे हमारे फैसले बदल देता है। बिल्कुल, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी का ही एक नतीजा है और ये दिखाता है कि हम कितने इरैशनल हो सकते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एशियाई बीमारी वाला प्रयोग। लोगों को बताया गया कि एक खास बीमारी फैलने का खतरा है जिससे 600 लोगों की जान जा सकती है। उन्हें 2 बचाव कार्यक्रमों में से एक चुनना था। ठीक है। अब एक ग्रुप को ऑप्शन ऐसे दिए गए। गेन फ्रेम, प्रोग्राम ए 200 जानें पक्का बचाई जाएंगी। प्रोग्राम बी 73 चांस है कि सभी 600 बचेंगे और 23 चांस है कि कोई नहीं बचेगा। ओके। दूसरे ग्रुप को वही ऑप्शन ऐसे दिए गए। लॉस फ्रेम, प्रोग्राम सी 400 लोग पक्का मरेंगे। प्रोग्राम डी 73 चांस है कि कोई नहीं मरेगा और 23 चांस है कि सभी 600 मरेंगे। रुकिए, प्रोग्राम ए और सी तो एक ही बात कह रहे हैं। 600 में से 200 बचेंगे, मतलब 400 मरेंगे। हाँ। और प्रोग्राम बी और डी भी एक ही बात कह रहे हैं, तो लोगों ने एक जैसा ही चुना होगा। नहीं, बिल्कुल उल्टा चुना। क्या? जब ऑप्शन जान बचाने गेन फ्रेम के तरीके से दिए गए तो 72% लोगों ने निश्चित ऑप्शन ए चुना। वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जब वही ऑप्शन मरने के तरीके से दिए गए तो 78% लोगों ने रिस्की ऑप्शन डी चुना। वे निश्चित मौत से बचने के लिए जुआ खेलने को तैयार थे। ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ शब्दों को बदलने से बचाना बना मरना, लोगों की पसंद पूरी तरह उलट गई। बिल्कुल, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बिल्कुल अनुरूप है। फायदे के फ्रेम में हम रिस्क से बचते हैं, नुकसान के फ्रेम में हम रिस्क उठाते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी पसंद कितनी फ्रेम बाउंड है, ना कि रियलिटी बाउंड। हम असलियत पर नहीं, कहानी के वर्णन पर प्रतिक्रिया करते हैं। और ये फिर से सिस्टम 1 का खेल है, इमोशनल रिएक्शन। हाँ, सिस्टम 1 की भावनात्मक प्रतिक्रिया, नुकसान का डर, और सिस्टम 2 का आलसपन,
जो फ्रेमिंग के आसान रास्ते पर चला जाता है, बजाय इसके कि वो दोनों ऑप्शन को लॉजिकली एनालाइज करें। वो ऑर्गन डोनेशन वाला उदाहरण भी तो इसी का सबूत है ना? हाँ, बिल्कुल। जिन देशों में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये है कि आप मरने के बाद डोनर हैं जब तक कि आप खुद मना ना करें, ऑप्ट आउट, वहाँ डोनेशन रेट लगभग 100% है। 100% कमाल है। और जिन देशों में आपको डोनर बनने के लिए हाँ कहना पड़ता है, ऑप्ट इन, वहाँ रेट बहुत कम है, कहीं 4% तो कहीं 15-20%। सिर्फ डिफॉल्ट बदलने से इतना बड़ा फर्क? हाँ, ये फ्रेमिंग और सिस्टम 2 की जड़ता, मतलब इनर्शिया की ताकत दिखाता है। हम अक्सर वो ऑप्शन चुन लेते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है, और डिफॉल्ट चुनना सबसे आसान होता है। तो हमने देखा कि कैसे बाहरी चीजें जैसे फ्रेमिंग और अंदरूनी चीजें जैसे नुकसान का डर हमारे निर्णय बदलते हैं, लेकिन किताब के आखिर में कानमन एक और परत खोलते हैं। हमारे अपने अंदर ही दो अलग अलग स्व या सेल्व्स होते हैं। अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, और याद रखने वाला स्व, रिमेंबरिंग सेल्फ। इनके बीच क्या फर्क है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, अनुभव करने वाला स्व वो है जो पल पल जीता है, महसूस करता है, दर्द, खुशी, बोरियत, ये हर सेकंड मौजूद है। डॉक्टर जब पूछता है अभी दर्द हो रहा है, तो जवाब अनुभव करने वाला स्व देता है। ठीक है। यादें बनाता है और जीवन का मूल्यांकन करता है। ये वो है जो छुट्टी के बाद बताता है कि ट्रिप कैसी रही, या डॉक्टर के सवाल का जवाब देता है कुल मिलाकर अनुभव कैसा था। और दिलचस्प बात यह कि हमारे आगे के फैसले अक्सर याद रखने वाला स्व लेता है, अनुभव करने वाले स्व की परवाह किए बिना। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पीक एंड रूल और ड्यूरेशन निग्लेक्ट। पीक एंड रोल और ड्यूरेशन निग्लेक्ट, ये क्या है? वो ठंडे पानी वाला एक्सपेरिमेंट शायद इसे समझाता है। बिल्कुल। पीक एंड रूल कहता है कि हम किसी भी बीते हुए अनुभव को मुख्य रूप से दो चीजों से याद रखते हैं, उसके सबसे तीव्र क्षण, पीक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और उसका अंत कैसा था। अच्छा, सिर्फ पीक और एंड? हाँ, और ड्यूरेशन निग्लेक्ट का मतलब है कि अनुभव कितनी देर तक चला, इसका हमारी याद पर बहुत कम या बिल्कुल असर नहीं पड़ता। तो वो ठंडे पानी वाला प्रयोग? हाँ, उसमें लोगों ने 2 सेशन अनुभव किए। पहला छोटा सेशन, हाथ को बहुत ठंडे पानी में 60 सेकंड्स के लिए रखा। दूसरा लंबा सेशन, हाथ को उसी बहुत ठंडे पानी में 60 सेकंड्स के लिए रखा, और फिर अगले 30 सेकंड्स के लिए पानी को थोड़ा कम ठंडा कर दिया गया। मतलब अभी भी ठंडा था, पर पहले से कम। तो लंबे सेशन में कुल मिला के ज्यादा देर तक तकलीफ हुई, 90 सेकंड बनाम 60 सेकंड। लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि वो कौन सा सेशन दोहराना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने लंबे वाले सेशन को चुना। ये कैसे हुआ? ज्यादा दर्द वाला क्यों चुना? क्योंकि लंबे सेशन का अंत कम दर्दनाक था। याद रखने वाले स्वर ने सिर्फ पीक, सबसे ज्यादा दर्द, और एंड, कम दर्दनाक अंत का औसत निकाला, और उसे लगा कि लंबे सेशन का अनुभव छोटे सेशन, जिसका अंत भी तीव्र दर्द पर हुआ था, से बेहतर था। मतलब याद रखने वाले स्व ने अनुभव करने वाले स्व की कुल पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल, उसने एक बेहतर कहानी चुनी जिसका अंत बेहतर था, भले ही कुल दर्द ज्यादा था। ये वाकई अजीब है कि हम ज्यादा तकलीफ सहने को तैयार हैं सिर्फ एक बेहतर याद के लिए। ये तो हमारी छुट्टियों की प्लानिंग से लेकर जीवन के बड़े फैसलों तक सब पर लागू होता होगा। हाँ, हम अक्सर अपनी यादों के गुलाम होते हैं। हम उन अनुभवों को चुनते हैं जो अच्छी यादें बनाएंगे, भले ही उन्हें जीते समय हम उतने खुश ना हों। हम अपनी पिछली छुट्टियों, रिश्तों या पूरे जीवन का मूल्यांकन अपनी यादों के आधार पर करते हैं, ना कि हर पल के अनुभव के कुल योग के आधार पर। याद रखने वाला स्व ही हमारे जीवन की कहानी का लेखक और कथावाचक है। तो फिर सवाल उठता है कि असल में हमें खुश क्या बनाता है, अच्छा अनुभव या अच्छी यादें? और इस सब में पैसे का क्या रोल है? क्या ज्यादा पैसा हमें ज्यादा खुश रखता है? यहाँ भी अनुभव करने वाले और याद रखने वाले स्व का फर्क सामने आता है। रिसर्च बताती है, ये अमेरिका में हुई स्टडी है, कि ज्यादा आमदनी निश्चित रूप से जीवन संतुष्टि को बढ़ाती है। जीवन संतुष्टि मतलब? तो उसे लगता है हाँ, जीवन अच्छा है, सफल है। अच्छा, लेकिन रोजमर्रा की खुशी का क्या? हाँ, जो एक्सपीरियंस्ड वेलबीइंग है, मतलब पल पल महसूस की जाने वाली खुशी, तनाव, उदासी, उस पर ज्यादा पैसे का असर एक सीमा के बाद बहुत कम हो जाता है। वो सीमा अमेरिका में लगभग $75,000 सालाना आय बताई गई थी। मतलब एक लेवल के बाद ज्यादा पैसा हमें ये तो महसूस करा सकता है कि हमारा जीवन सफल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम दिन प्रतिदिन ज्यादा खुश महसूस करें। बिल्कुल, और यहीं पर कानोमन फोकसिंग इल्यूजन की बात करते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, जीवन में कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है
जितना आप सोचते हैं जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब हम जीवन के किसी एक पहलू पे फोकस करते हैं, जैसे सोचते हैं कि कैलिफोर्निया जाने से हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि वह मौसम अच्छा है, या एक नई कार खरीदने से जीवन बदल जाएगा, या ज़्यादा पैसा कमाने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हाँ, हम ऐसा सोचते हैं। तो हम उस एक चीज़ के हमारी ओवरऑल खुशी पर पड़ने वाले असर को बहुत ज़्यादा आंक लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि असल जिंदगी में हमारा ध्यान ज़्यादातर समय उस एक चीज़ पर नहीं रहेगा। हम रोज़ की हज़ारों दूसरी चीज़ों में उलझे रहेंगे। सही बात है। तो फोकसिंग इल्यूजन हमें गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करता है कि कोई एक बदलाव हमारे जीवन को कितना ज़्यादा खुशहाल बना देगा। तो आज हमने कानमन की किताब के जरिए अपने दिमाग के अंदर की एक कह सकते हैं अद्भुत यात्रा की। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग 2 सिस्टम में काम करता है, एक तेज सहज इमोशनल सिस्टम 1 और दूसरा धीमा लॉजिकल पर आलसी सिस्टम 2। हमने समझा कि कैसे सिस्टम 1 के शॉर्टकट यानी ह्यूरिस्टिक्स जैसे उपलब्धता, प्रतिनिधित्व, एंकरिंग हमें सिस्टमैटिक तरीके से गलतियां यानी बायस करने पर मजबूर करते हैं। और कैसे ये हमें अति आत्मविश्वासी भी बना सकते हैं। हमने प्रोस्पेक्ट थ्योरी से जाना कि हम फायदे से ज्यादा नुकसान से डरते हैं। हाँ, लॉस अवर्शन। कैसे बात को कहने का तरीका, फ्रेमिंग, हमारे फैसलों को पलट सकता है, और कब एक्सपर्ट इंट्यूशन पर भरोसा करना है और कब नहीं। और आखिर में हमने अनुभव करने वाले और याद रखने वाले स्व के उस पेचीदा रिश्ते को समझा और देखा कि कैसे हमारी यादें अक्सर हमारे अनुभवों और भविष्य के फैसलों पर हावी हो जाती हैं। ये सब मिलकर एक ही तस्वीर दिखाते हैं कि हम शायद उतने तर्कसंगत, उतने रैशनल नहीं है जितना हम खुद को मानते हैं। हाँ, हमारी सोच में कई गहरी सिस्टमैटिक त्रुटियां हैं और शायद इन्हें जानना ही खुद को बेहतर समझने की दिशा में पहला कदम है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। हाँ, वही सवाल जो शायद अब सबके मन में घूम रहा होगा। सवाल ये है कि क्या इन सभी पूर्वाग्रहों, इन भ्रांतियों, सोचने की इन गलतियों के बारे में सिर्फ जान लेना काफ़ी है? क्या हमारा सिस्टम 2 जो धीमा है, जिसे मेहनत लगती है, जो अक्सर आलसी होता है, क्या वो वाकई सिस्टम 1 की उस ताकतवर, ऑटोमेटिक और लगातार चलने वाली मशीन की गलतियों को पहचान कर उन्हें ठीक कर सकता है? क्या सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता हमें इन गहरे पैटर्न से बचा सकती है? या हमें कुछ और करने की जरूरत है? क्या हमें अपनी सोच को बदलने के लिए लगातार सचेत प्रयास करने की और शायद बाहरी मदद जैसे चेकलिस्ट या नियमों की जरूरत है? ये वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण बात है। शायद जागरूकता सिर्फ शुरुआत है और अपनी सोच को असल में बदलना एक निरंतर संघर्ष है, एक प्रैक्टिस है। खैर, आज की इस बेहतरीन और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी मजा आया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी अपने सोचने के तरीकों पर एक नई और दिलचस्प नजर मिली होगी। अगली बार तक सोचते रहिए, लेकिन शायद थोड़ा अलग तरीके से।